हाय फाउंडर्स, कैसे हैं आप? तो आज का एपिसोड जो है इसमें हम तीन केस स्टडीज की बात करेंगे और तीनों बी टू बी वाले होंगे। तीनों बी टू बी वाले होंगे यानी कि जो बिजनेसेस के साथ डील कर रहे हैं। तीनों हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं और तीनों कंपनियों के फाउंडर्स को मैंने क्लोजली देखा है, उनसे बात करी है, काफी सारा डिस्कशन कर रहा है, उनके चैलेंजेस को देखा है, क्या प्लस था क्या माइनस था, ये सारी चीजें देखी है। और पर्पस क्या है इस एपिसोड का? इस एपिसोड का पर्पस ये है ये समझना कि गलतियां जो होती हैं उनसे टाइम पे रहते, मतलब इन टाइम समझना और उनको फिक्स करना क्यों जरूरी है। वरना जो रिजल्ट आता है वो फेवरेबल नहीं होता है, वो अच्छा नहीं होता है। पहला जो कंपनी है या जो पहली कंपनी है वो एक बी टू बी कंपनी थी जो ईटीएल में काम करती है तीनों। और दूसरी कंपनी जो है ईटीएल में काम करती है, मतलब कि डेटा को हम पहले लेके आते हैं कंपनीज के, उसको प्रोसेस करते हैं, उसका रिजल्ट बताते हैं, उससे कंपनीज को पता चलता है कि क्या करना है उस डेटा के साथ। दूसरी कंपनी जो है वो जो बनाती थी आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है, अ, वो बनाती है, यानी कि कुछ हद तक वो पेटेंट रिलेटेड काम करती है। जैसे कि कोई आपका नया आइडिया है और उस पे आपको सबसे पहले पेटेंट कराना जरूरी होता है, तो उस पेटेंट के आधार पे एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया और बहुत सारी गलतियां करी। और तीसरी कंपनी जो है वो एक चैटबॉट बनाती है, वो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड, बट उनको ये नहीं पता है कि वो हेल्थ केयर रिलेटेड बना रहे हैं। मतलब ऐसा उनको लगता है कि ये चैटबॉट जो है, जो व्हाट्सएप चैट जिसको हम बोलते हैं, बट उसका हाई एंड वर्जन, मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्जन उन्होंने बनाया है। और उनके साथ सेल्स की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन तीन केस स्टडीज को देखने से हमारे को ये फायदा होगा कि हमें ये पता चलेगा कि क्या करना होता है और कैसे समझ में आए कि प्रॉब्लम्स हैं ये। टाइम रहते समझना जरूरी होता है और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस कंपनी की बात करते हैं जो कि ईटीएल पे काम करता था। ईटीएल पे काम करने के लिए उन्होंने करीबन 2-2.5 साल पहले ये कहानी शुरुआत करी थी उन्होंने। और तीन इंजीनियर्स हैं जो बहुत अच्छे जगह से इंडिया के कॉलेज से पढ़े हुए हैं और तीनों ही कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं। उनका काफी ज्यादा कॉर्पोरेट में बढ़िया एक्सपीरियंस है। अब उन्होंने, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो कंपनीज को रीच आउट करते थे और बातें चल रही होती थी लेकिन कोई पेमेंट नहीं कर रहा होता था। हार्डली उनके पास 2 से 3 कस्टमर्स इनिशियली आए थे जो ठीक ठीक पेमेंट कर रहे थे, ज्यादा नहीं। और उनके पैसे बहुत सारे लग रहे थे। तो उनको ये नहीं पता था कि मेरा कस्टमर कहाँ है। और जब इतने सारे कस्टमर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी, उनको ये पैकेज पसंद आ गया, तो ये मिस्टेक कहाँ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्राइसिंग की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, या कॉम्पिटिटर्स हमारे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि बुरा तो कोई नहीं बोल रहा, फीडबैक तो कोई नहीं दे रहा है, उनको क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कि सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आइडिया था, उसमें आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट सच में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं। या फिर आपका एक हाइपोथेसिस है, यानी कि आपका एक आइडिया था कि हाँ, मैंने प्रोडक्ट बनाया है इस चीज के लिए और ये सच में बहुत बढ़िया है। कैसे टेस्ट किया उन्होंने? तो उस चीज को उन्होंने टेस्ट नहीं किया, वो लगातार लगे सेल करने, बेचने की कोशिश करने लगे। और पिछले 2-2.5 साल से वो लगातार बेचने की कोशिश कर रहे थे और बैक टू बैक बनाए जा रहे थे। मैंने बोला कि फंडिंग का क्या स्टेटस है? क्योंकि अगर आप कोई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो जनरली, आइडियली ये सजेस्टेड होता है कि आपको वो इन्वेस्टर्स के पैसे से बनाना चाहिए, या फिर आपको पूरा का पूरा पैकेज नहीं बनाना चाहिए, वरना आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि आप बिगीज को, यानी कि बड़ी कंपनी को कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में? छोटू सा एक कोई छोटा सा पार्ट बनाए, एकदम छोटू सा पार्ट, और उसको, और वो पार्ट इतना पावरफुल हो जो कि बड़ी कंपनियों को सेंस नहीं बन रहा हो ये बनाना। उस केस में वो गैप हो गया 2% का, उस चीज में वो पहले बनाइए, उसको बेचने की शुरुआत कीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जा पाएंगे। आप उनको जब सपोर्ट कर रहे होंगे तो आपको ये समझ आएगा कि बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है जो कि दूसरी कंपनियां या दूसरे जो करंट प्लेयर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी कारण से वो करने का सेंस नहीं बन रहा है। वो करना चाहिए। और अगर लगता है उसके बाद भी, अगर आपको गट फीलिंग आ रही है या जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो आपको बोल रहा है कि नहीं, आपको पूरा का पूरा पैकेज ही बनाना होगा एंटरप्राइज लेवल का, तो फिर आपका रोड मैप इतना सॉलिड और स्ट्रांग होना चाहिए कि आप पैसे उठाइए
इन्वेस्टर से, और उसके बाद आप बनाइए और साथ साथ बेचना शुरू कीजिए। तो जब मैंने उनसे फंडिंग की बात करी तो वो बता नहीं पाए कि अभी देखा नहीं, डिसाइड नहीं किया करके ऐसे। तो ये एक सही आइडिया नहीं था। फिर मैंने बोला कि सेल्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है। उन्हें बोला कि प्रपोजल तक तो बात चलती है, 2-3 बारी प्रपोजल की मीटिंग होती है और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हमारे को समझ नहीं आ रहा। तो कभी वो अभी क्या हो रहा है कि उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो कभी वो बीच हेड स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, कभी पिवोटिंग की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं करना है। एंटरप्राइज में सबसे पहले आपको स्प्रे एंड प्रे करके एक टर्म होता है, जिसमें आपको खुले तौर पे आपको जाना होता है उस इंडस्ट्री में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। कई बार फिटमेंट का इश्यू होता है, लगता है कि हमने हेल्थ के लिए बनाया और अल्टीमेटली आपको ये समझ आता है कि हेल्थ केयर की ये चीज नहीं है, ये कहीं और जाके फिट हो रही है। तो वो करना होता है। तो मैंने बताया, और थोड़ा सा रिजर्वेशन था उनको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, तो वो करे नहीं। और फिर कुछ दिनों बाद जब, या 1-2 महीने बाद जब हमारी मुलाकात हुई, तो उनके फाउंडर्स ने बोला कि वो पिवोट करने की सोच रहे हैं, मतलब कुछ और बनाने की सोच रहे हैं या किसी और बिजनेस मॉडल में घुसेंगे। तो फंडामेंटली ये चीज होनी बहुत जरूरी है। सेम तरीके से अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में जो एनएलपी की बात करते हैं, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है, जिसके लिए वो 3 साल से वो प्रोडक्ट बना रहे थे, और 3 साल से लगातार पैसे लग रहे थे, और एक भी कस्टमर नहीं था। उनके साथ थोड़ा डिफरेंट और थोड़ी सी फनी स्टोरी थी। मैंने पूछा कि सबसे पहले ये करना होता है, भले ही आपका एक्सपीरियंस हो कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वाइटल है और इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर्स आपको मनचाहा पैसा देंगे और आपका बिजनेस बन जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि चलिए मान लिया कि आपका एक्सपीरियंस है अ, बाकी कंपनियों के साथ करने में, जब आप कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे थे या डिफरेंट कस्टमर से बात करते थे, कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसको वैलिडेट करने के लिए आपको मिनिमम 50 कस्टमर से बात करनी चाहिए, और बात करके समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, या फिर उनके साथ बैठना चाहिए और उनके साथ देखना चाहिए कि वो काम कैसे कर रहे हैं, कि सच में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है या फिर मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कई बार ये जो टर्म होता है मुझे ऐसा लगता है, ये ज्यादातर केस में गलत होता है। और फिर हम, हो सकता है ऐसा कि वॉशिंग मशीन बनाने की शुरुआत कर रहे हैं और कुछ और ही निकलता है, या फिर हमारे को लगता है कि मार्केट प्लेस बनाना है, कुछ और ही निकलता है। या फिर कई बार हम एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं और जोमेटो जैसा कुछ डिलीवरी सिस्टम बनाने लगते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे को समझ आता है कस्टमर से बात करने के बाद कि कुछ और ही है। तो उस केस में मैंने बोला कि आपको बात करनी चाहिए। उनका रिप्लाई ये था कि हमने 3 से 4 कस्टमर्स के लिए बात करी है और उनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं कहा 4 में तो आप कंक्लूड कर नहीं सकते, आपको और ज्यादा बात करना चाहिए। एक तो वो चीज हो गई। फिर मैंने बोला कि सेल के लिए क्या आप चैलेंज आ रहा है आपका सेल्स में। तो उन्होंने बोला कि जब भी वो प्रोडक्ट या ऑफरिंग कस्टमर्स के पास लेके जाते हैं, तो वो करेंट कॉम्पिटिटर्स के ऑफरिंग से कंपेयर करते हैं, कि और हमेशा कुछ ना कुछ उनको फीडबैक मिलता है कि 20% मिसिंग है, या ये फीचर हो जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, या ये पार्ट ऐड कर दोगे तो खरीद लूंगा। और प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल था उनके लिए बिल्ड करना, क्योंकि वो लगातार बिल्डअप करे जा रहे हैं। तो ये जो अभी हमने पहले केस स्टडी करी या जिस पे हमने बात करा, वो वहां पे जाके कनेक्ट हो जा रहा है। यानी कि आपको पूरा फीचर खुद से बिल्ड नहीं करना है, उसमें से एक छोटू सा पार्ट पकड़िए, उस पर बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको ये समझ आए कि क्या बिल्ड करना है और क्या नहीं बिल्ड करना है। कई बार आपका काम नॉर्मल पीडीएफ पे चल जाएगा, या हो सकता है नॉर्मल एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आप पूरा लाखों लाख पैसे लगा करके आप एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरा वेस्ट हो जाता है और काफी टाइम भी लगता है। ठीक है। तो ये थी दूसरी केस स्टडी। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरा कस्टमर जो है, तीसरे हमारे जो फाउंडर थे, वो एक चैटबॉट बना रहे थे। चैटबॉट उनका ऑलरेडी बिजनेस से चल रहा था, उनके पास को फाउंडर्स भी थे, ऑल गुड, ऑल फेवरेबल स्टेटस। उन्होंने एक सीनियर सेल्स पर्सन को भी हायर किया, जिसका काम ये था कि बिजनेस बढ़ाना। सबको लगता है जनरली ये आइडिया होता है हम फाउंडर्स का, कि हमारा प्रोडक्ट रेडी है, 2-4 कस्टमर्स आ गए, अब उसको स्केल करना है। स्केलिंग यहाँ पे वो सेंस करते हैं, उनको उनको ये लगता है। अब
उन्होंने हमारे से बात हुई, मैंने उनसे बोला कि अगर कोई भी ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम है आप मेरे पास आइए, मैं आपको ट्राई करूंगा जो भी हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने पूरी ईमेल दिखाई मुझे, पूरा पाइपलाइन दिखाया कि इतने कस्टमर से बात हो रही है, ये ईमेल पे हमारे जो सेल्स वाले हैं, जो सीनियर सेल्स वाले हैं, वो इतनी सारी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन बनाई हुई। मैंने पूछा कि कन्वर्जन क्या है, मतलब अल्टीमेटली कितने पैसे कस्टमर्स दे रहे हैं उनमें से। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तक तो नहीं दे रहे हैं। तो मैंने बोला कि फिर आप क्यों सेल्स नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि उनको लगता है कि सेल्स वाला ज्यादा अच्छे से सेल्स कर पाए। मैंने कहा नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक कि आपका ऐसा पकड़ के चलिए कि 20 से 25 या 30 कस्टमर्स आपके नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको आइडिया ही नहीं होगा कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सच में बड़े मार्केट को फिट कर रहा है कि नहीं। क्योंकि आपका पर्पस ये कभी भी नहीं था, या किसी का भी जनरली ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 4 कस्टमर्स में बिक जाए या 40 कस्टमर में बिक जाए। आपको एक मैक्सिमम या लार्जर मार्केट टैप करना होता है। उस केस में आपको एक कॉमन आइडिया पकड़ना होता है, या कॉमन पेन पॉइंट पकड़ना होता है, जो लार्ज स्केल पे या लार्ज कंपनीज को अटैक कर पाए या लार्ज कस्टमर्स को अटैक कर पाए। उसके लिए सेल्स वाले जनरली ये नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर एक टारगेट, सेल्स टारगेट का प्रेशर होता है। उनका काम होता है कि जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करके देना। उस केस में आपका प्रोडक्ट भी नहीं बन पाता सही से। मतलब कि अगर पहला कस्टमर आपका हेल्थ केयर से आया, हो सकता है दूसरा कस्टमर समहाउ आप, क्योंकि सेल्स वाले कन्विंस करने में, बेचने में काफी माहिर होते हैं, उस केस में हो सकता है दूसरा रिटेल से आ जाएगा, तीसरा हो सकता है आपका सप्लाई चेन से आ जाएगा, या चौथा हो सकता है एफएमसीजी से आ जाएगा। फिर आपका प्रोडक्ट गुड फॉर नथिंग हो जाएगा इन अ वे, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाना जो कि एक सेगमेंट में टारगेट करे, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका रीजन ये था कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम होता है मुझे। मैंने कहा सेल्स से इंपॉर्टेंट क्या होता है? सपोज आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और सच में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए एज अ फाउंडर कि कस्टमर्स के पास जाएं और उनको अपने तरीके से बताएं, क्योंकि दे मस्ट बी एन आइडिया, कुछ एक आइडिया होगा पहले जिसके आधार पे आपने ये बनाया। उसके बाद पहले जो 4 या 3 कस्टमर्स आए हैं, उस उनके लेने का भी कारण होगा। उन कस्टमर से आपको पूछना चाहिए बीइंग अ फाउंडर कि क्या अच्छा गया और क्या कमियां हैं। अगर आप पैसे दे रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्योंकि उतना यूनिक प्रोडक्ट जनरली नहीं होता मार्केट में। तो अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट नहीं है तो क्या कारण है कि आप इस स्टेज में, जब आप एक छोटी सी कंपनी है और प्राइस भी काफी अच्छा है, उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो फिर क्या वजह है? उस प्लस पॉइंट को समझना और उसको रेप्लिकेट करना, मतलब बाकी नए कस्टमर्स के पास जो सेम इंडस्ट्री में ट्राई करना। मैंने बोला कि आइडियली आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अपने कस्टमर से बात करनी चाहिए, या फिर उनसे रेफरेंस मांगना चाहिए। मान लीजिए कि पहले 3 कस्टमर्स हेल्थ केयर से आ रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं आपके, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मतलब चेन ऑफ हॉस्पिटल्स। तो उनसे आपको रेफरेंस मांगना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर ने मेरा ये प्रोडक्ट यूज किया है, या मेरी ऑफरिंग, ये वाली ऑफरिंग यूज करी है, उनकी ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हुई है, और इतना परसेंट हमने उनको ग्रोथ दिया है, या इतने पैसे बचाए हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। उस सेम चीज को रेप्लिकेट करना, तो ऐसा करना चाहिए। लकीली उनको ये बात समझ आई। ठीक 2 दिन के बाद उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट ले लिया है, मतलब उनको पहला कस्टमर मिल गया है इंटरनेशनल वाला। मैंने कहा यही आपको करना चाहिए था। इस केस में जब तक कि आइडियली ये होता है कि 1 मिलियन US डॉलर्स तक फाउंडर्स को ही सेल करना चाहिए, और प्राइमरी फोकस होना चाहिए आपका सेल्स, क्योंकि बिना सेल्स के आपका बिजनेस नहीं चलेगा। वो फिर चैरिटी हो जाएगा, या फिर आप डिमोरलाइज हो जाओगे, स्पिरिट लूज कर जाओगे, और आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो ये 3 केस स्टडीज से शायद आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपके पास भी कोई चैलेंज है 0 to 1 या फिर डिफरेंट लेवल में भी, क्योंकि इनका 0 to 1 तो मैं बोलूंगा नहीं, ये जो लास्ट केस की बात कर रहा हूँ इनका काफी अच्छा खासा रेवेन्यू था, फिर भी ये चैलेंज फेस कर रहे थे। तो कुछ भी चैलेंज आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ कॉल पे आऊं, आपको हेल्प करूं।
जो इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिस है, ये जो भी इंसाइट मैं आपको देता हूँ ये मेरा अपना इंसाइट नहीं होता है, मेरी अपनी लर्निंग है जो कि इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस से है। यानी कि जो बढ़िया कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, जो ऑलरेडी ये गलतियां कर चुकी हैं, उनके लिए क्या चीजें काम करी, क्या चीजें नहीं काम करी। तो आप ऐसी ऐसी चीजों को बचा सकते हैं टाइम रहते, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा, लिमिटेड टाइम और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी हैवी पड़ता है आपको। उन चीजों से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम रहते बेहतर कीजिए और उन चीज पे फोकस कीजिए जो सच में मैटर करता है। अगर आपको 10,000 भी लाइक्स मिल रहे हैं तो वो अल्टीमेटली, अगर वो आपके पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है या बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आपको नहीं करना चाहिए स्टेज पे। तो आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस तरह की दूं या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।